नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार स्वागत करता हूँ बीएचयू एग्रीकल्चर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, ये केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट है जिसमें मैं इक्विलिब्रियम चैप्टर्स को कवर करने वाला हूँ, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। और ये बीएचयू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे हर साल ही क्वेश्चंस आते हैं, यानी केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों से ही क्वेश्चंस दिए जाते हैं। मैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो आपको बताने वाला हूँ, और कुछ कुछ पॉइंट्स है जो जनरली लोग नहीं ध्यान देते हैं उसको, उस पॉइंट्स को मैं बताने वाला हूँ। उस पॉइंट्स को जो है आप जो है एक बार ज़रूर देख के जाएँ एग्जाम से पहले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन बनता है वो होता है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से ही क्वेश्चन पूछते हैं कि इस टाइप का रिएक्शन है। जैसे इसमें भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे फिजिकल स्टेट के बेसिस पर क्वेश्चन जो पूछा जाता है फिजिकल स्टेट, इसमें दो प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, एक तो होमोजीनियस है, एक हेट्रोजीनियस। आपको जो एक ऑप्शन में वो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर आप दे सकते हैं कि एक से एग्जाम्पल दे देंगे, आपको उसमें चूज करने को दे देंगे कि वही जो रिएक्शन है वो होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, या फिर चूज करना होता है उसमें से। तो जैसे होमोजीनियस रिएक्शन होता है वो जैसे एक ही फेज में हो गया, या तो गैसियस फेज है तो गैसियस फेज में ही रहेंगे, या फिर सॉलिड में तो सॉलिड में। और हेट्रोजीनियस यानी दो अलग अलग फेज रहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपको दो अलग अलग फेज दिख रहा है यहाँ पे, एक तो सॉलिड फेज हो गया, यहाँ पे सॉलिड हो गया, और एक गैसियस फेज हो गया। तो ये जो हो गया हेट्रोजीनियस के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, तो ये फिजिकल स्टेट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, स्पीड के बेसिस पे जो है पूछते हैं आपसे। जैसे एक तो हो गया फास्ट रिएक्शन, एक स्लो रिएक्शन, तो आपको दे दिएंगे। तो जैसे जो भी आयनिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब जो जनरली जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो रिएक्शन होता है, ये सब जो भी आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो फास्ट रिएक्शंस होते हैं। तो इस तरह के आपको दे देंगे कौन सा इसमें फास्ट है और कौन सा स्लो है। और ये मोलिकुलर रिएक्शन जो होते हैं, खासकर मोलिकुलर रिएक्शन जो होते हैं वो स्लो होते हैं। मोलिकुलर रिएक्शन आपको देखते हैं जो है वहाँ पे आपको स्लो वाले जो ऑप्शन है वो उसको टिक करना है, तो इस चीज़ का ध्यान देंगे। तो आप सेकंड हो गया। थर्ड जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है हीट। तो बेसिकली हीट वाले क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं जब बता रहा हूँ इसमें से चार जो है टाइप्स है टोटल, जिसमें से हीट वाले रिएक्शन और डायरेक्शन वाले जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। हीट का जैसे एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पूछे जाते हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स में आगे पूछा जाता है। बेसिकली जो है कि यहाँ पे एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक आपको वो चूज करने वाला रिएक्शंस होते हैं। जैसे अब कोई किसी में अगर एनर्जी निकलता है डेल्टा एच निगेटिव, या फिर एनर्जी मतलब जो है डालना देना पड़ता है किसी रिएक्शंस के लिए, तो वो डेल्टा एच पॉजिटिव, ये इस तरह से आपको मतलब वो देना होगा, वहाँ पे करना होगा, इस तरह से मतलब वो चूज करना होगा। लास्ट जो है टाइप्स जिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस पे मतलब यहाँ पे क्लासिफिकेशन एक आता है। डायरेक्शन के बेसिस पे मतलब यहाँ पे दो हो गया, एक रिवर्सिबल है और एक इरिवर्सिबल, जो कि बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ना है। जिस पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में जैसे हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों साइड में रहते हैं, मतलब एक इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेते हैं, जिसके बाद वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में होते हैं। तो इसके कुछ कंडीशन है जिसमें ये पॉसिबल होते हैं। जैसे रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं इससे रिलेटेड जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन कौन कौन सा फॉलो करेगा कौन सा नहीं। तो उसमें जो क्वेश्चन बनता है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, जैसे उसमें ऑप्शन रहते हैं कि ये क्लोज कंटेनर में होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन जब भी होगा क्लोज कंटेनर में होगा। देन नेवर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। यहाँ पे ये भी दूसरा चीज़ है कि एक हमेशा प्रोडक्ट में पूरा पूरा कन्वर्ट नहीं हो पाता है। जैसे कुछ रिएक्टेंट्स हो तो बच ही जाएंगे, मतलब कुछ प्रोडक्ट बनेंगे, कुछ रिएक्टेंट्स जो है इक्विलिब्रियम में स्टेट आ जाता है, तो पूरा पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। जैसे क्या होता है कि आयनिक इक्विलिब्रियम जब पढ़ेंगे आप, तो वहाँ पे पूरा पूरा वो कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो आगे मैं एग्जांपल दूंगा रिवर्सिबल रिएक्शन का, उसमें बताऊंगा। और जो है जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस एक्सेप्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं केवल स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को छोड़कर वो सारे जो है रिवर्सिबल रिएक्शन में आएंगे। जैसे HCl, यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है NH4 बेस, तो ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन शो करेगा। उसी तरह से इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। रिवर्सिबल तो हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन जो मतलब फिर वापस बैकवर्ड और फॉरवर्ड में नहीं होते, एक डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बताया जा रहा था, तो यहाँ पे HCl और NH हो गया, तो यहाँ पे जो है NaCl में ये पूरा पूरा कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। तो जनरली जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं वो सारे इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। ये तो क्या टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब चलते हैं आगे, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बेसिकली प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं प्लस माइनस दोनों, ये साइन इसका है। और यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन अपन टाइम टेकन फॉर द चेंज, वही वो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया कि कितना कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है और कितने समय के अंदर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट चलते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले जो हो गया स्टेट ऑफ मैटर, मैटर का स्टेट जो है वो उस पर फर्क पड़ता है। जैसे स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उस पर भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे गैस के लिए जो है रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी मतलब वो हो जाता है वही लिक्विड के लिए उससे कम होता है, और गैस के लिए सॉलिड के लिए जो है सबसे कम होता है। फिर उस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, कंसनट्रेशन पर डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है।
तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन जिस पे कि डिपेंड करता है। ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन छोड़ देता है और 3 ऑप्शन दे देगा, उसमें से चूज करना होगा कौन सा ऑप्शन, मतलब कौन सा जो फैक्टर काम नहीं करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो ये चारों फैक्टर जो है आप एक तरह से याद कर लें। अब नेक्स्ट चलते हैं एक्टिव मास। इससे प्रीवियस में भी वो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बीएचयू में, और 2-3 साल पहले भी पूछा गया था। तो एक्टिव मास जो बहुत लोग जो एक्टिव मास नाम सुन के एग्जाम में जो है घबरा जाते हैं, या फिर कई लोग जो नहीं सुने रहते हैं तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बेसिकली ये एक्टिव मास कुछ नहीं, कंसंट्रेशन ही कहीं एक तरह से लिखा जाता है। एक्टिव मास बस लिख देते हैं। होता क्या है, नंबर ऑफ ग्राम्स मोल्स ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, एक तरह से बस यही है एक्टिव मास। एक्टिव मास नाम देख के आपको मतलब घबराना नहीं एग्जाम में। तो एक्टिव मास जो है बेसिकली जो है किस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन आता है, इस तरह का ये भी क्वेश्चन आता है। क्या क्या चीज़ हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मोल पर लीटर, या फिर ग्राम मोल पर लीटर, या फिर कंसंट्रेशन, या फिर एक्टिव क्वांटिटी, या फिर N/V, यहाँ पे नॉर्मलिटी अपन वॉल्यूम हो जाएगा, सी कंसंट्रेशन, मोलरिटी, या फिर ये इस तरह से कॉस्ट दे के भी ऑप्शन इसको दे देता है। सो आपको ये इस चीज़ से घबराना नहीं है कि ये क्या चीज़ दे दिया है। एक्टिव मास का भी नाम है तो आपको ध्यान में देना है कि मोल पर लीटर ही है, वो कंसंट्रेशन ही एक तरह से पूछ रहा है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो बेसिकली कुछ नाम बता रहा था, इसको आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल जैसे दे रहा हूँ, एक्टिव मास के किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पे 8.5 ग्राम अमोनिया इज प्रेजेंट इन ए वेसल ऑफ 0.5 लीटर कैपेसिटी, देन फाइंड आउट द एक्टिव मास ऑफ अमोनिया। यहाँ पे एक्टिव मास अमोनिया का पूछ रहा है। यहाँ पे सीधे जैसे था मोल पर लीटर यहाँ पर लिखना था, जिसे अमोनिया का जहाँ पर लिखना है। तो एक कंसंट्रेशन वाला टर्म जिसे आप देख सकते हैं इसकी तरह इसको लिख दिया गया है। तो 8.5 यहाँ पर ग्राम था, यहाँ पे इसको पहले हम क्या करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे। 8.5/17 इसका मोलिकुलर मास आ जाएगा, तो इससे डिवाइड कर देंगे। अपॉन में आप जानते हैं लीटर में लिखना होता है मुझे, पर लीटर के लिए। तो यहाँ पर 0.5 लीटर था, इसको पर से डिवाइड कर देंगे 0.5 से, तो 1 लीटर पे आ जाएगा। तो 1 मोल पर लीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक्टिव मास हो गया इसका। एक तरह से आप कंसंट्रेशन ही निकाले हैं। बस एग्जाम के समय में आपको ध्यान देना होगा, एक्टिव मास अगर टर्म आता है आपको मिलता है कहीं पर भी, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि वो एक तरह से कंसंट्रेशन निकालने को बोल रहा है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। तो पहले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट अपन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट होता है किसी भी इक्विलिब्रियम वाले मतलब रिवर्सिबल रिएक्शंस में। नेक्स्ट जो इसमें है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि नहीं करते हैं, यहाँ पे नोट है। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इसी से पूछा जाता है। जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसी से पूछे जाते हैं। ये चीज़ को आप याद रख लेंगे तो आप सारे क्वेश्चन कर जाएंगे। सो इसमें क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स पर डिपेंड नहीं करता है। नोट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं करता है। सेकंड है कि प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है, कैटलिस्ट पर भी डिपेंड नहीं करता है। कैटलिस्ट क्या है, बस एक तरह से रिएक्शन को बढ़ा देता है, तेज कर देता है, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन में। ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल, या फिर कोई रिएक्शन में इनर्ट मटेरियल हम डाल देते हैं तो भी वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई इफेक्ट नहीं करता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। इसी में से ऑप्शंस जो है कोई ना कोई ऑप्शन दे देता है, या फिर छोड़ के आपसे जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनाया जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। और नेक्स्ट जो है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिर डिपेंड किस चीज़ पे करता है, वो है बस ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर। इस चीज़ का ध्यान देंगे। आपको पता भी होगा, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान देंगे कि थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उसके लिए इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है डिपेंड नहीं करता है, कि डिपेंड करता है क्या चीज़ पे, केवल टेम्परेचर पे। ये हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो है रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। बहुत ही इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ही चीज़ है जिसपे कि हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो मैं वो सारे टॉपिक्स आपको बताते जा रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स है जिसको आपको करना होगा और किस तरह के नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं। सो Kp एंड Kc से रिलेशन वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन ये जो है ये चीज़ को आप याद रखेंगे, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT रेज़्ड पावर डेल्टा Ng। अब यहाँ पे जो नॉर्मली क्वेश्चन जो थोड़ा थोड़ा घुमाया भी जाता है वो क्या है कि Kp इक्वल टू Kc किस में होगा। ये क्वेश्चन दे देंगे, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, उसमें से चूज करना होता है कि Kp Kc के बराबर किस में होगा, कौन से मतलब 4 ऑप्शन में से होगा। तो बेसिकली आपको करना क्या होगा, ऊपर डेल्टा Ng चूज देखना होगा कि जीरो किस में है। डेल्टा Ng का मतलब वही कि प्रोडक्ट्स के टाइप में कितने मोल है टोटल, और रिएक्टेंट के साइड में जो टोटल मोल है वो दोनों अगर बराबर होते हैं तभी डेल्टा Ng आपका जीरो होगा। तो मतलब डेल्टा Ng वही है कि दोनों साइड में अगर मोल्स बराबर होते हैं तो वहाँ पर डेल्टा Ng जीरो, और जीरो के यहाँ पे पुट करेंगे आप तो Kp इक्वल टू Kc, क्योंकि यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, किसी का पावर 0 1 होता है, तो RT की पावर 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो Kp इक्वल टू Kc हो जाएगा। तो ये इस तरह का ऑप्शन रहते हैं। तो आपको वही चेक करना है कि दोनों साइड में मोल सेम हो, यानी कि प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में जो है मोल सेम हो। अब Kp इक्वल टू Kc वाला सेकंड अगर आ जाता है तो उसमें देखना होगा कि डेल्टा Ng पॉजिटिव हो, यानी प्रोडक्ट के साइड में मोल नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के हो जो ज़्यादा हो। वही Kc अगर ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पे देखना होगा डेल्टा Ng निगेटिव हो, मतलब यहाँ पे हो गया कि रिएक्टेंट के साइड में ज़्यादा हो। अब एक स्पेशल पॉइंट इसी में क्वेश्चन आता है कि यदि टाइम जो है T 1/r के बराबर हो जाता है तो उस केस में भी जो है Kp Kc के बराबर होता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान देंगे कि 2 पॉइंट्स आ रहे हैं जहाँ पर Kp Kc के बराबर हो रहा है। एक तो डेल्टा Ng वाला चीज़ हो गया,
दूसरा टेम्परेचर वाला भी अगर कहीं देता है कि टी का वैल्यू 1/r के बराबर दे देता है, तब भी ये जो है आपका जो है कि के पी जो है के सी के बराबर आएगा। तो इस चीज़ को आप जो है शॉर्ट में ही याद कर सकते हैं, कहीं लिख भी लीजिए, जो प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में हो सके समय ज़्यादा लगे, बना तो लेंगे आप लेकिन समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट जो है कि इसी से क्वेश्चन जो हुआ था कि केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उससे क्या क्या चीज़ों और आप जो है बता सकते हैं। जैसे इफ़ के डिक्रीजेज, के जब कम होता है तो मतलब स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट मतलब के अगर किसी का कम है, किसी रिएक्शन का के कम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है, यानी कि उसका रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा मजबूत है, इंक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट। वही के इंक्रीज कर रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज है, यानी कि वहाँ पे जो है प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है। इसी का जैसे ध्यान रखोगे, जैसे यहाँ पे आप फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं कि इक्विलिब्रियम यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर के इक्विलिब्रियम वैल्यू कब ज़्यादा होगा, जब प्रोडक्ट का वैल्यू ज़्यादा, मतलब प्रोडक्ट्स का जो कंसंट्रेशन वो ज़्यादा होगा। तो इसी चीज़ से है कि के ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, यानी कौन सा ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्ट कम हो रहा है। तो प्रोडक्ट कम हो रहा है मतलब क्या, रिएक्टेंट ज़्यादा होगा। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, यही शॉर्ट में यहाँ मतलब यहाँ पे दोनों का जो है समरी बता दिया गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जनरली जो पूछा जाता है इसी चीज़ से पूछा जाता है। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल भी देकर जैसे कराया हूँ कि विच वन ऑक्साइड इज मोर स्टेबल। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि कौन सा ऑक्साइड, ये दो ऑक्साइड दिए हुए यहाँ पे XO एंड XO2 यहाँ पर देख सकते हैं, ये दोनों ऑक्साइड में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है पूछ रहा है। स्टेबल का मतलब क्या है, अगर स्टेबल है तो आपको सबसे पहले तो देखना होगा कि स्टेबल जो चीज़ होता है वो टूटेगा कम, यानी प्रोडक्ट उसके कम बनेंगे। इस चीज़ का आपको कंसेप्ट से ध्यान देना है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो है X2 एंड O2 बन रहा है, और इसमें भी जो है X2 एंड 2O2 बन रहा है। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा बन रहा है, किसमें कौन सा कम बन रहा है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता चलेगा। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे जो है K1 जो है 10⁻24 है, और सेकंड वाले में 10⁻10 ही है, मतलब ये ज़्यादा है। यानी इसमें प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट्स की मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे यहाँ पे जो है वो ज़्यादा आ रहा है, 10⁻24 आ रहा है, यानी कि जो है XO2 जो है ज़्यादा टूट रहा है प्रोडक्ट्स में। मतलब ये कब टूटेगा, जब ये जो है कब टूटेगा, जब ये जो है खुद ही मतलब अनस्टेबल होगा, तभी तो ज़्यादा टूट के प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस चीज़ से आप पता लगा सकते हैं कि, तो इससे जो क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी वाला जब चीज़ पूछा जाता है तो आपको ध्यान देना होगा जिसका के कम होता है, यानी जिसका भी के कम होगा यहाँ पे वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे XO2 जो है ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसका के का वैल्यू कम है। के का वैल्यू कम है मतलब प्रोडक्ट इसमें कम बन रहे हैं, तो यहाँ पे इसका रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के आप ध्यान देंगे, वहाँ पे जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन ऑक्साइड मोर स्टेबल जब पूछा जाता है तब यहाँ पे। वहीं अगर इसी क्वेश्चन में अगर पूछे कि किसमें प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं, तो आपको ध्यान देगा प्रोडक्ट ज़्यादा पूछते तो आपको 10⁻24 वाला, क्योंकि ये एक तरह से प्रोडक्ट का ही संख्या बता रहा है। तो फिर उस केस में आपको ये वाला हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट पूछ दे फिर ये हो जाएगा। फिर अब जो है क्वेश्चन इसी से दोबारा जो क्वेश्चन बनते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ही एक रिएक्शन क्वेश्चन आता है टर्म, रिएक्शन क्वेश्चन। तो इससे क्या होता है कि इसमें भी जनरली क्या कहते हैं, मान लीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर के इक्विलिब्रियम लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन जब रिवर्सिबल हो जाता है रिएक्शन। लेकिन जब तक रिवर्सिबल ये रिएक्शन मान लीजिए रिवर्सिबल जब तक नहीं होता है, तब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन जब निकालते हैं हम, तो वो हमें जो देता है वो इसको बोलते हैं रिएक्शन क्वेश्चन। तो अगर मान लीजिए इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया है, तो क्यू को ही हम क्या कर देते हैं के बराबर बता देते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट हमको अटेंड मिल गया है। अगर क्यू छोटा है के से, तो फॉरवर्ड रिएक्शन अभी जाएगा, मतलब रिएक्शन अभी आगे जाएगा, यानी के इक्विलिब्रियम के को अभी अटेंड करेगा। के अगर बड़ा है तो अभी आगे जाएगा, प्रोडक्ट अभी और बनेंगे, ताकि के का वैल्यू जो है, क्यू का वैल्यू जो है वो के बराबर हो जाए। और वहीं क्यू पहले से ही ज़्यादा हो गया, मान लीजिए कि क्यू का जो वैल्यू है, क्यू का वैल्यू जो है यहाँ पे ज़्यादा हो गया, क्यू का वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है के से, तो ये जो है रिएक्टेंट की तरफ जाएगा, मतलब वापस ये रिएक्शन जो है रिएक्टेंट के साइड में चल जाने लगेगा, बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पर चालू हो जाएगा, ताकि ये के वैल्यू के बराबर आ जाए। यानी क्यू पहले से जो है यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये के वैल्यू के बराबर आने के लिए यहाँ पे कम होने स्टार्ट होगा, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जनरली बेसिकली जो है ना, कि वहाँ पे के का वैल्यू ही वहाँ पर देख के आपको पूछ देंगे कि बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा या फॉरवर्ड जाएगा, तो वहाँ पर क्यू निकालना होगा आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है इसमें, वो है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। उसमें चाहे क्या एक जो इक्वेशन आपको दे देगा, जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन देख सकते हैं 2NO2 इक्विलिब्रियम जो है N2+2NO2 के साथ, O2 के साथ इक्विलिब्रियम में, इसका Kc का वैल्यू आपको दे दिया है। नेक्स्ट आपको इक्वेशन एक दे दिया है, यहाँ पे बेसिकली किया क्या है कि ये यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 को डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे हाफ, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे हाफ हो गया, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 1 हो गया है ओ का। तो यहाँ पे बेसिकली जो है इसमें दे दिया है। अब आपको पूछ रहा है यहाँ पे जो है इस इक्वेशन एक दे देगा दूसरा, और पूछेगा कि केस इसका जो इक्विलिब्रियम होगा केसी आएगा, ये मतलब दे देगा कि केसी डैश होगा। ठीक है, केसी डैश यहाँ पर दिख रहा है, तो केसी डैश वो पहले का टर्म में आपको लिखना होगा, केसी के टर्म में आपको लिखना होगा। तो सीधे क्या करेंगे आप,
इस क्वेश्चन जो भी होते हैं, तो यहाँ पे जो है इस तरह के क्वेश्चन मतलब बनता है। तो आप जो है केसी निकालेंगे पहले, तो सबसे पहले तो केसी निकाल सकते हैं आप, केसी निकाल लेंगे, के डैश सी निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे दूसरे को। तो मतलब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर सकते हैं आप, इस तब भी आप सोल्यूशन सब करेंगे तो इस तरह का निकल जाएगा। तो के सी डैश इक्वल टू अंडर रूट के सी आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बनते हैं यहाँ पे, मतलब वहाँ पे 3 से भी डिवाइड करने वाला क्वेश्चन बन जाएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे 2 से डिवाइड करने वाला ये इक्वेशन था, यहाँ पे 3 से भी इक्वेशन डिवाइड करके दे देगा। या फिर डायरेक्ट क्या करता है कि इसको इस टर्म को इधर कर देगा और इस टर्म को इधर कर देगा, इस तरह के इक्वेशन आपको दे देंगे। यही सब बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत सारे, मतलब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएगा, उस तरह के आप क्वेश्चन कर लेंगे एक बार। बस मैं यहाँ पे जो है एक बार आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक जो है आपको ध्यान देके जाना चाहिए एग्जाम से पहले। नेक्स्ट जो है वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से क्वेश्चन। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में नॉर्मली जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कितना डिसोसिएट हो रहा है, परसेंटेज में नॉर्मली इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सपोज यहाँ पे एक कर सकते हैं, अल्फा इक्वल टू एक सपोन है, यहाँ पे अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, वहीं एक जो है नंबर ऑफ मोल्स कितना डिसोसिएट हुए, और अपन ए जो है इनिशियल कितना मोल लिए थे। बस यही फॉर्मूला है यहाँ पे नॉर्मल सा कि कितना टूटा, यहाँ पे एक्स कितने टूट गए डिसोसिएट हुए, और ए जो है पे कितना नॉर्मल हम लिए थे, और परसेंटेज पूछेगा तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया। इसी बेस पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हूँ कि इन द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन ए इज इक्विलिब्रियम टू बी प्लस सी। तो 2 मोल दे रहा है कि यहाँ पे पहले ए का हम लिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 मोल ए का लिए हुए हैं, टेकन आउट इन इसका जो 0.5 मोल्स यहाँ पे गेट्स डिसोसिएट, यहाँ पे बोल रहा है कि 2 मोल लिए थे जिसमें से कि 0.5 मोल टूट गया है, यहाँ पे ए का जो है डिसोसिएट हो रहा है। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए, कितना अमाउंट डिसोसिएशन हो रहा है ए का, यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले जो इक्वेशन लिख लेंगे आप, वहाँ पे इनिशियल मोल जो था 2 था, जनरली इनका बी और सी का 0 था शुरू में, फिर एक्स का जो है 0.5 यहाँ पर डिसोसिएट हो रहे हैं, तो 2 में से 0.5 घटा देंगे आप, तो ये एक्स एक्स यहाँ पे होगा डिसोसिएट जितना हो रहे हैं, मतलब 1 मोल से यहाँ पे 1 मोल रहा है, तो 0.5 टूटे हैं, तो यहाँ पे 0.5 बनेंगे, यहाँ भी 0.5 बनेंगे, तो यहाँ बेसिकली 1.5 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि डिसोसिएशन, यहाँ पे आप इक्वेशन पढ़ेंगे डिसोसिएशन, जब पूछा जाता है कि डिसोसिएशन क्या है, तो डिसोसिएशन का नॉर्मली फॉर्मूला क्या है कि कितना टूट रहा है, अपन पर मोल निकालते हैं। तो हमको पता है कि यहाँ पे कितना टूटा है 0.5, कितने से टूटा है 2 मोल से टूटा है, तो 1 मोल पर कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 2 मोल में दिया है, 2 मोल से कितना टूट रहे थे, डिसोसिएट हो रहे थे 0.5 2 मोल से, तो 1 मोल पर हमको निकालना होगा, क्योंकि फॉर्मूला में हमको पता है कि डिसोसिएशन जो होता है 1 मोल पर निकालते हैं, तो 1 मोल से 0.25 हो जाएगा। तो इस तरह के जो है बेसिकली आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिसोसिएशन से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट जो है ली चैटलर्स प्रिंसिपल, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस पर जो है थ्योरी बेस्ड जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इसमें जो है ली चैटलर्स प्रिंसिपल जो है, इसमें कंसंट्रेशन को चेंज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंसंट्रेशन चेंज करने से नॉर्मली होता है कि कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे, यानी इक्विलिब्रियम जो है या फिर रिएक्शन जो है बैकवर्ड शिफ्ट होगा या फिर फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, फिर प्रेशर चेंज करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन इस पर बेसिकली पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है आयनिक इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं, इसमें भी जो क्वेश्चन है जैसे ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एक चीज़ ध्यान देना आपको, अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो ये केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल है। तो इसमें मैं कुछ आपको यहाँ पे फार्मूला बता देता हूँ, ये फार्मूला का आप ध्यान दे याद कर लीजिएगा एक तरह से। ये जो है वीक एसिड के लिए है, वीक एसिड के लिए एप्लीकेबल है ये फार्मूला। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए के निकालने को अगर एग्जाम में देता है, डायरेक्ट फार्मूला बेसिक क्वेश्चन आते हैं इस पर, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला आपको बता देता हूँ। जैसे के निकालने का देगा फार्मूला, तो कंसंट्रेशन दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है आपको, तो इसे सी अल्फा स्क्वायर आप डायरेक्ट पुट कर देंगे तो के निकल जाएगा। या फिर एच कंसंट्रेशन नॉर्मली क्वेश्चन देता है, क्योंकि आपको जो है पीएच निकालने को देगा, तो वहाँ पे एच निकालना होगा आपको, और ये सब चीज़ें दिए हुए होंगे, तो अंडर रूट के इंटू सी कर देंगे तो आपका एच प्लस आ जाएगा। या फिर आप लॉग मतलब सी कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है, पी के दिया होगा, तो इस फॉर्मूला को आप यूज करके निकाल सकते हैं। तो इस पर बेसिकली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। तो आप ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का जो है मैं तो बोलूँगा कि बस आप जो है फॉर्मूला बस याद करके जाएँ, फॉर्मूला याद रहेगा तो आप जो है क्वेश्चन आराम से वहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह से ये बेस के लिए है, जो ये एसिड के लिए था, जहाँ पे वीक बेस अगर बेस दिया रहेगा तो वहाँ पे के भी दिया रहेगा, तो यहाँ से आप जो है के बी ए ओ एच माइनस इक्वल टू अंडर रूट के ए वहाँ पर करते हैं, यहाँ पे के बी कर देंगे सी कर देंगे, तो ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन आ जाएगा, और ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन आ जाएगा तो उससे फिर ओ एच का भी कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हैं, या फिर पी ओ एच निकाल के या पी 14 में से पी ओ एच घटा देंगे तो पी एच आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एसिड बेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है अरेनियस कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है, कि अरेनियस कॉन्सेप्ट से जो है कि पूछ देंगे कि कौन सा अरेनियस एसिड है, कौन सा अरेनियस जो है बेस है। तो इसमें जो अरेनियस कॉन्सेप्ट मतलब बेसिकली जो होता है कि एसिड जो होते हैं जो वाटर में जाने के बाद जो है H3O प्लस या फिर H प्लस आयन देते हैं, और बेस वो होते हैं जो OH माइनस आयन देते हैं। तो ये हो गया, इस थ्योरी बेसिक क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है कि ब्रोंस्टेड लोरी से भी क्वेश्चन पूछा, ब्रोंस्टेड लोरी प्रोटोनिक एक्सेप्ट से भी पूछा जाता है कि जो प्रोटोन एक्सेप्ट है कौन कौन जो करता है वो बेस हो जाएगा, या फिर जो H प्लस जो डोनेट करता है
तो इस जो एसिड हो जाएगा वही OH माइनस जो डोनेट करेगा, फिर OH H जो है ये मतलब OH माइनस जो डोनेट करता है वो बेस हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो है सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है लेविस एसिड। आप इस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिएगा कि लेविस एसिड से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है बीजू में। लगभग ये मान के चलिए कि हर साल रिपीट ही होते रहते हैं, 1-2 साल हो सकता है कभी गैप जाए। तो लेविस एसिड और लेविस बेस वाला जो कंसेप्ट है इसको आप बहुत ध्यान से मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ के जाइएगा। और इस पर मैं क्वेश्चन भी लास्ट में आपको दे दिया हूँ, उसका जो है आंसर भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो है क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर देने की कोशिश करिएगा, जिससे आपका मतलब वो पता चले कि आपका कितना प्रिपरेशन हुआ है। सो लेविस एसिड एंड लेविस बेस वाला जो चीज़ है इसको आप बहुत ज़्यादा ध्यान देके चाहेंगे कि लेविस एसिड जो है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट जो करते हैं उनको बोलते हैं। और बेस जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करते हैं, जैसे एन के ऊपर नाइट्रोजन हो गया, उनके ऊपर लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर आसानी से डोनेट कर सकते हैं, तो वो बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि नेक्स्ट जो है वो है मिक्सिंग वाले से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मिक्सिंग वाले में जो क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह के है कि एसिडिक मिक्सचर या फिर बेसिक मिक्सचर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो है उसमें क्या होता है कि आपको कुछ वॉल्यूम दे देंगे एसिड के, यहाँ पे एसिड के कुछ वॉल्यूम दे देंगे आपको, एसिड के कुछ वॉल्यूम दे देंगे, जैसे N1V1 एसिड हो जाएगा, यहाँ पे कुछ दिया रहेगा। और वहाँ पे दिया रहेगा कि N1V1 जब आप करेंगे तो एसिड अगर मान लीजिए ज़्यादा आता है बेस से, N2V2 वॉल्यूम दोनों वॉल्यूम दिया रहेगा, तो वहाँ पे जनरली आपको H+ आयन जो निकालना होगा उसको करेंगे कैसे कि N1 यहाँ पे उसको निकालने समय आपको क्या करना होगा कि जनरल से एक फॉर्मूला है N1V1 माइनस N2V2 अपन V1+V2 कर देंगे, इससे H+ आयन का कंसंट्रेशन निकल जाएगा। और H+ का डायरेक्ट पूछ रहा है तो आप वहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे, या फिर एसिड डायरेक्ट आपको जो है उसका ही पूछ देता है कि जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन का ही पीएच बताइए, तो उस समय क्या करेंगे आप H+ का आयन निकाल लिए। अब उसके बाद जैसे सीधे उसके माइनस लॉग लेके पीएच मतलब निकाल सकते हैं उसका। नेक्स्ट जो है वो बेसिक कैरेक्टर वाले क्वेश्चन पूछेंगे, बेसिक मिक्सचर वाले पूछेंगे। बेसिक मिक्सचर में वही होगा कि N2V2 जब करेंगे, यहाँ पर जब N2V2 कर रहे थे, अगर ये ज़्यादा हो जाता है N1V1 से तो वो बेसिक कैरेक्टर शो करता है, क्योंकि उसमें बेस का जो है वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है। तो वहाँ पे क्या करेंगे N2V2 माइनस N1V1 अपन V1+V2 सेम फॉर्मूला करते हैं वहाँ पे। बस ये है कि यहाँ पे H+ का आयन कंसंट्रेशन आता है, यहाँ पे OH का आता है। तो यहाँ से जब आप निकालते थे यहाँ पे POH निकलता है आपका। और मान लीजिए अगर क्वेश्चन में पीएच पूछता है तो क्या करते हैं आपकी पीएच निकाल के फिर 14 माइनस पीएच कर देते तो पीएच निकल जाता है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन जो है मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो है बफर सोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। बफर सोल्यूशन में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, एक तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे कि बफर का क्या काम होता है। सो बफर का जनरली वही है कि नॉर्मल अगर बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिसमें अगर थोड़ा सा चेंज होता है एसिड या बेस में, तो वो जो है सोल्यूशन पे के पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो जनरली अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन वो तो हो गया। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं। फॉर्मूला आप एक तरह से याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला दिया रहेगा, इसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन दे देते हैं और कोई वीक एसिड अगर दे देता है तो इससे आप निकाल सकते हैं कि पीएच इक्वल टू पी के लॉग यहाँ पे ले लेंगे इसका। वहीं अगर बेस वाला दिया रहेगा तो POH निकालना होगा वहाँ पे, तो PK भी अगर दिया है तो PK भी अपन सॉल्ट का कंसंट्रेशन वहाँ पर दिया रहेगा, या फिर कंजुगेट एसिड दे देता है या फिर सॉल्ट आपको दे देगा। और वीक बेस का वहाँ पे नीचे कंसंट्रेशन लिख देंगे आप। सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सो आपको इसमें ज़्यादा चिंता करने की चीज़ नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देना है। तो फॉर्मूला बस उसके लिए ये है कि फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, फॉर्मूला बस आप याद कर लीजिएगा दोनों के लिए, एसिड के लिए और बेस के लिए। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक BHU के लिए, जिससे हर साल ही मान के चलिए कि क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो है KSP। सो KSP से रिलेटेड जो है हर साल ही क्वेश्चन आता है। तो KSP को जो है आप एक बार बहुत ध्यान से कर जाइएगा। मैं इस पर क्वेश्चन भी दे दिया हूँ लास्ट में, उसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और आंसर आप डिस्क्रिप्शन में जरूर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में से बता दूंगा या फिर टेलीग्राम पे आपको जो है इसका सोल्यूशन तो दे ही दूंगा वैसे, लेकिन आप KSP को जो है बहुत ध्यान से करके जाइएगा। नेक्स्ट वही है कि फिर पीएच से भी रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं कहीं मतलब रेगुलर तो नहीं पूछे जाते, लेकिन है ये है कि 3-4 साल पे एक बार रिपीट कर देते हैं। पीएच डायरेक्टली आपसे पूछ देते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो पीएच इस सबसे निकलवा ही लेते हैं ऊपर, लेकिन नॉर्मली अगर मान लीजिए पीएच डायरेक्ट दे देते हैं, कुछ कंसंट्रेशन दे देंगे आपको पीएच निकालना होगा, तो वहाँ पे जो है माइनस लॉग लेके आपको निकालना होगा। नॉर्मल से दे देते हैं तो पीएच निकालना भी आप सीख जाए, मतलब पीएच निकालने का भी आप ध्यान दे दीजिएगा। नेक्स्ट जो है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से भी क्वेश्चन आए थे, 2-3 बार सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्वेश्चन आए थे। वो बेसिकली सिंपल से क्वेश्चन क्या होते हैं कि आपको सॉल्ट एक दे देगा, आपको बस उसमें पूछेगा कि पीएच क्या होगा पूरे सॉल्यूशन का। तो आपको मैं नॉर्मल सा एक ट्रिक्स टाइप का बताता हूँ, क्योंकि ऐसे जाएंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। नॉर्मल सा ट्रिक क्या है कि पहले आपको सॉल्ट पहचानना होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, सॉल्ट या स्ट्रॉन्ग बेस का। कैसे पहचानेंगे वो, तो सबसे पहले जो सॉल्ट दिया हुआ उसमें देखेंगे कि एसिड क्या है, बेस क्या है। जैसे Na यहाँ पर दिया हुआ था, Na जान मालूम है कि Na क्या से आया होगा, NaOH से आया होगा, मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। और Cl HCl से, तो ये कौन सा सॉल्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट आपको मिलेगा वहाँ पर सॉल्ट ही दे देते डायरेक्ट, और पूछेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। तो सीधे क्या करना होगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, आप बस सॉल्ट पहचान जाइएगा कि कौन सा सॉल्ट है।
स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे दोनों ही हाइड्रोलाइज होंगे तो दोनों ही फिर टूट जाते हैं वापस। तो पीएच वो उसका कितना होगा न्यूट्रल होगा तो 7, बस पीएच पूछ देंगे तो 7 आपको मारना होगा, या फिर सोल्यूशन पूछ देंगे तो न्यूट्रल सोल्यूशन लिखना होगा। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा और वीक बेस, इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दिया हूँ एक, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसके जो होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहाँ पे जो कि वो सोल्यूशन जो होगा वो एसिडिक हो जाएगा। याद रखिएगा जो भी स्ट्रॉन्ग होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है सोल्यूशन हो जाएगा। और पीएच जो मालूम होगा कि एसिडिक अगर होगा तो पीएच उसका 7 से छोटा हो जाएगा। उसी तरह से बेस वाले में क्या होगा, वीक एसिड यहाँ पर दिया है और स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा उसका सोल्यूशन का, और पीएच जो है 7 से ग्रेटर हो जाएगा। उसका भी एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे दिया हूँ। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आता है वो है वीक एसिड एंड वीक बेस में होता है, उसमें क्या होता है। तो वीक एसिड बेसिकली उसे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं, अगर पूछ भी दिए जाते हैं मान लीजिए, तो वीक एसिड वीक बेस में क्या होता है कि आपको पहला नंबर तो आपको वहाँ पर दिया होगा के बी दिया होगा। के बी अगर दिया होगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अगर के दिया है तो वहाँ पे पीएच जो है वो 7 से छोटा हो जाएगा पीएच। ठीक, पीएच छोटा हो जाएगा तो सोल्यूशन आपको मालूम हो जाएगा उसे एसिडिक। के अगर मान लीजिए ध्यान दीजिएगा ये चीज़ को कि के भी दिया है, के दिया मतलब एसिडिक हो गया तो पीएच जो है छोटा हो जाएगा। के बी अगर बड़ा आता है उसमें वीक एसिड और वीक बेस सॉल्ट वो जरूर आपको पहचानना होगा वहाँ पे। फिर पीएच अगर के बी ज़्यादा है तो पीएच 7 से ज़्यादा हो जाएगा मतलब बेसिक, और वही के इक्वल टू के बी होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरह से आप पहचान जाएंगे आराम से। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला ये जो पार्ट है इसको आप ध्यान से करके जाइएगा एक बार। और लास्ट में जो है मैं कुछ आपको जैसे 6 क्वेश्चन टोटल दे दिया हूँ। जैसे यहाँ पे एक रेशियो ऑफ एक्टिव मासेज निकालने के लिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन क्योंकि आया हुआ है बीच में, इसलिए मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ। और इसके आंसर जो है आपको कमेंट में देना है कि जिससे आपका पता चलेगा आप कितना तैयारी कर रहे हैं, कैसा तैयारी है आपका। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग सही सही आंसर देते हैं तो सही उससे अपने को भी थोड़ा सा हम लोगों को भी जो मोटिवेशन मिलता है कि सही है क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं तो लोग कुछ कर रहे हैं। तो आप जो है इसको प्रैक्टिस करके जो है क्वेश्चन जो है टोटल 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं इसमें। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन से ये क्वेश्चन नंबर, फिर यहाँ पे थर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है टाइम्स कितने टाइम्स हो जाएगा ये निकालना है। यहाँ पे 60 टाइम्स अगर इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम को तो कितने टाइम्स फर्क पड़ता है। फिर फोर्थ में जो कूलिंग वाला ये जो है ली चैटलर्स प्रिंसिपल पे बेस्ट क्वेश्चन मैं दे दिया हूँ क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिर जो नेक्स्ट है वो सोलबिलिटी केएसपी टाइप के क्वेश्चन है उस पर मैं दे दिया हूँ, सोलबिलिटी से रिलेटेड है। और 6वां नंबर जो क्वेश्चन 6 नंबर जो है वो है लिविस एसिड एंड लिविस बेस, इसमें से पहचाना है कौन सा लिविस बेस नहीं है। तो इसके सारे का जो है आंसर आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर देने की कोशिश करें। और नेक्स्ट जो है मतलब नेक्स्ट पार्ट में जो है मैं इसका आंसर कोशिश करूँगा बताने का, फिर मैं टेलीग्राम पे जो है इसका आंसर